नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से वार्ता की। भारत और इटली व्यापार और निवेश संबंधों में विस्तार के लिए सहमत। G20 शिखर सम्मेलन आज से इटली की राजधानी रोम में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आयोजन में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, G20 देशों ने भारत के इस रुख का समर्थन किया कि व्यापक कोविड टीकाकरण वैश्विक जनहित के लिए है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 5 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया। DRDO और भारतीय वायुसेना ने हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया। पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने द्विपक्षीय भागीदारी कार्ययोजना 2020-25 की समीक्षा की है। दोनों देश व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कार्यनीतिक भागीदारी की घोषणा करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया और ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाएं, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, गैस परिवहन, हरित हाइड्रोजन विकास और जैव ईंधन को बढ़ावा देने में साझेदारी पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ाने में सहयोग का संकल्प लिया। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री मोदी ने ट्वीट में बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क तथा सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संवाददाताओं को बताया कि यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। विदेश सचिव ने बताया कि इस बैठक और इटली के प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में विचार विमर्श के मुख्य मुद्दे G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित थे। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र की परस्पर मान्यता का प्रस्ताव किया है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूरोपीय नेताओं से कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। G20 राष्ट्रों के प्रमुख, यूरोपियन यूनियन और अन्य आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर यह सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां इस महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में सुधार, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। इस सम्मेलन के अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है।
वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के साथ उनकी बैठक में कोरोना महामारी, स्वास्थ्य से जुड़े विषयों और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले कल श्री मोदी ने रोम में इटालियन हिंदू यूनियन जैसे कुछ समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इटली के विश्वविद्यालयों में संस्कृत विशेषज्ञों से भी चर्चा की। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, रोम। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के बड़े देशों को एक मंच पर लाता है। इस समूह के सदस्य देशों का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार में 75% और धरती की कुल आबादी में 60% का योगदान है। वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष इस समूह की बैठक होती है। वर्ष 2008 से G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की भागीदारी के साथ प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के अलावा मंत्रिस्तरीय बैठकें, प्रतिनिधियों की बैठक, कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोविड महामारी ने विश्व में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में 3 कार्य योजनाओं, लोग, पृथ्वी और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साल शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में हो रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के पियाज़ा गांधी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, संस्कृत में नारे लगाए और उनके नेतृत्व तथा कार्यों की प्रशंसा की। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय सिया राम। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन में विश्व के नेता, व्यवसायी और नागरिक समाज जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एकजुट हैं। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डोंट चूज एक्सटिंक्शन शीर्षक एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में डायनासोर के रूप में अभिनेता जैक ब्लैक ने लोगों को सचेत करते हुए उनसे रवैया बदलने, अन्यथा मानव जाति के समाप्त हो जाने की चेतावनी दी है। You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 देशों ने वैश्विक हित के लिए व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के दृष्टिकोण का अनुमोदन किया है। The G20, as we are all aware, has emerged as the premium global forum for international cooperation. I call it the premier global forum because it represents nearly 80% of global GDP, 75% of global trade, and nearly 2/3 of the world population. I am very happy to share with you that broadly the G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. श्री पीयूष गोयल ने रोम में संवाददाताओं से कहा कि जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र सहित यात्रा दस्तावेजों को पारस्परिक मान्यता देने के भारत के सुझाव को व्यापक समर्थन मिला है। देश में अब तक 105 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 73 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका और 32 करोड़ 41 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 56 लाख 79 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने G20 समूह के नेताओं से अगले 12 महीनों में निर्धन देशों के लिए कोविड वैक्सीन, परीक्षण और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 अरब 40 करोड़ डॉलर की योजना में अंशदान की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गेब्रेयेसस ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि ये समूह महामारी पर अंकुश के लिए आवश्यक राजनीतिक और वित्तीय प्रयासों में सक्षम है। In a global crisis, there is no substitute for science, solutions, and solidarity. The immediate challenge we face now is to end the acute phase of the pandemic, including by ensuring equitable access to vaccines. लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर और नागर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से वार्ता की। भारत और इटली व्यापार और निवेश संबंधों में विस्तार के लिए सहमत। G20 शिखर सम्मेलन आज से इटली की राजधानी रोम में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आयोजन में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, G20 देशों ने भारत के इस रुख का समर्थन किया कि व्यापक कोविड टीकाकरण वैश्विक जनहित के लिए है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 5 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों में विधानसभा के 30 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया। पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में और दुबई में T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबी सौंपी। भावनगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1088 आवास निर्मित किए हैं। राष्ट्रपति कोविंद 3 दिन के गुजरात दौरे के बाद आज दिल्ली लौटेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल हवा से जमीन पर मार करने वाले स्वदेश में निर्मित लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया। वायुसेना के लड़ाकू विमान से जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाया गया, जिसने सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर डीआरडीओ, वायुसेना और अन्य सहयोगियों को बधाई दी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी ने कहा कि लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के 1 दिन के दौरे पर हैं। वे आज देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह पार्टी के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कोर समिति की बैठक में भाग लेंगे। श्री शाह आज शाम हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होंगे। वे हरिहर आश्रम भी जाएंगे और संतों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में रह रही 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के काम का बोझ कम करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने आज तड़के चित्रकूट जिले के जंगलों में डकैत गौरी यादव को मार गिराया। मुठभेड़ सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई। इस डकैत पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कार्यबल टीम का नेतृत्व बल के अपर महानिदेशक अमिताभ यश ने किया।
गौरी उर्फ भान यादव अपने गैंग के साथ इस क्षेत्र के लिए लगातार समस्या बना हुआ था। सरकारी कर्मचारियों से, इलाके के ठेकेदारों से, प्रधानों से एक्सटॉर्शन किया करता था। इस क्षेत्र में इसका अच्छा खासा वर्चस्व था और ये उस वर्चस्व को अपराध के लिए इस्तेमाल करता रहा। ये काफी समय से ये इस क्षेत्र में एक्टिव रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए और मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए इनाम घोषित कर रखा था। आज स्पेसिफिक सूचना पर यह ऑपरेशन किया गया। भारत की पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंग बामरुंगफन को हराया। सेमीफाइनल में आज शाम सिंधु का सामना जापान की सयाका ताकाहाशी से होगा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दोपहर 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से और दुबई में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 6 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने 19 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले शारजाह में वेस्टइंडीज ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 3 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 142 रन बनाए। बांग्लादेश 5 विकेट पर 139 रन ही बना सका। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के संबंध में आकाशवाणी विशेष कार्यक्रम COP26 श्रृंखला लेकर आ रहा है। इसके अंतर्गत हम अगले पखवाड़े में प्रतिदिन इससे संबंधित सभी घटनाओं का ब्यौरा लेकर आएंगे। आज हम इस कार्यक्रम में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर बात करेंगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि पृथ्वी का तापमान कम करने के लिए मानव निर्मित सभी कार्बन गैस वातावरण से हटा दी जाएं। जलवायु कार्यकर्ताओं और आईपीसीसी वर्ष 2050 तक सभी के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर जोर दे रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विकास प्राथमिक लक्ष्य है, जो 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को बल दे रहा है। इसके अलावा भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। इस लक्ष्य के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे आबादी वाले देश भारत को अपनी आबादी के लिए विकास गतिविधियों में कम से कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। ग्लासगो बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में निर्णय किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज यानी 30 अक्टूबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्व है। आज ही के दिन 1928 को हुई एक घटना ने स्वाधीनता संघर्ष की तासीर को बदल कर रख दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है। लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम!
कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी चीज साबित होगी और सुराज आगे रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय के निधन के ठीक महीने भर बाद क्रांतिकारियों ने भ्रमवश स्कॉट के बजाय सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना लाहौर के उसी नेशनल कॉलेज के पास हुई जिसकी स्थापना शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अंग के रूप में 1920 के दशक के आरंभ में लाला लाजपत राय ने की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चरण वोहरा से मुलाकात की। उन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये हिंदू समाज में सुधार का आंदोलन था जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कमियों को दूर करके उन्हें आधुनिक बनाने और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना। ओजस्वी वक्ता स्वामी दयानंद ने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके इस अभियान के चलते कुछ लोग उनके शत्रु बन गए। उन्होंने दयानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 29 सितंबर 1883 तक वो ऐसी कोशिशों से अपना बचाव करते रहे, लेकिन बाद में उनके रसोइये ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे वो उबर नहीं पाए। 1 महीने तक बहुत पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1893 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नव जागरण की बुनियाद रखी। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित और प्रेरित किया। भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में ही पढ़ाई की थी। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में हल्की वर्षा के आसार हैं और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में तापमान 14 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी और इम्फाल में सुबह में कोहरा छाया रहा और दोपहर बाद आसमान साफ रहेगा। शिलांग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। अगरतला में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 12 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और जागृति, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली और ब्रिटेन यात्रा को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण ने मिशन पर मोदी शीर्षक से लिखा है, 10 देशों के प्रमुखों से होगी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। भारत और यूरोपीय संघ मैत्री और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा। दैनिक ट्रिब्यून में है, दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन के कारण काफी समय से बंद रहने पर हिन्दुस्तान ने उम्मीद शीर्षक से लिखा है, दिल्ली पुलिस ने दोनों जगह से अवरोधक हटाने का काम तेज किया, आज से खुल सकते हैं रास्ते। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, किसान देखते रहे, पुलिस हटाने लगी बैरिकेड। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार का ये वक्तव्य कि सेंट्रल विस्टा परियोजना में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने दिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये आदेश कि पाबंदियों के साथ यमुना नदी के किनारे छोड़कर अन्य जगहों पर की जा सकती है छठ पूजा। दैनिक भास्कर की पहली खबर है। पत्र ने इसके साथ ही लिखा है, दिल्ली में सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता से खुलेंगे। उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश कि प्रतिबंधित पदार्थों वाले पटाखों की कतई अनुमति नहीं, बेचे जा सकते हैं ग्रीन पटाखे। अमर उजाला की पहली खबर है। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज की मंजूरी को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। पत्र लिखता है कि दीपावली के ठीक पहले सरकार ने केंद्रीय और गैर सरकारी कर्मचारियों की मजदूरी भी बढ़ाई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को 3 साल के और विस्तार को लोकसत्य सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से वार्ता की। भारत और इटली व्यापार और निवेश संबंधों में विस्तार के लिए सहमत। G20 शिखर सम्मेलन आज से इटली की राजधानी रोम में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आयोजन में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, G20 देशों ने भारत के इस रुख का समर्थन किया कि व्यापक कोविड टीकाकरण वैश्विक जनहित के लिए है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1,05,46,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों में विधानसभा की 30 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।